अप्रैल फूल बनाया, दुनिया को भरमाया, अपनी आंख पे चश्मा लगा के सबको टोपी पहनाया। जी हाँ, हमारे यहाँ एक कहावत है कि हाथी आई हाथी बोली पूं। वही काम डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। कल तक खूब चर्चा हो रही थी कि ट्रंप आ रहे हैं, संबोधन देंगे, भाषण देंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, न जाने क्या क्या बोलेंगे। लेकिन ट्रंप आए, बोलकर चले गए। लोग अब तक यही सोच रहे हैं कि ये आदमी करने क्या आया था। वैसे लग रहा है कि ट्रंप ने ये वाली कला अपने विश्वगुरु से सीखा है। भाषण में भले ही कोई खबर न निकले, लेकिन भाषण देने आ रहे हैं, इसी को खबर बना दिया जाए। यही काम ट्रंप ने किया है। भारत के ढेर सारे पत्रकार ट्रंप के भाषण का इंतजार कर रहे थे। नींद खराब करके सुबह सुबह 6 बजे बैठे थे कि ट्रंप आएंगे, दुनिया को बचाएंगे। लेकिन ट्रंप आए, 19 मिनट का भाषण दिया और पुरानी टेरी भर के निकल लिए। वही मैं का राग, मैं कितना महान हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना ताकतवर हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ईरान में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, ईरान में इतने बम मारेंगे कि ईरान पाषाण युग में चला जाएगा। जी हाँ, ट्रंप ने बाकायदा कसम खा के कहा है कि ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे। ट्रंप कहने लगे कि हमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को पंगु बना दिया है। यानी कहाँ तो दुनिया इंतजार कर रही थी कि ट्रंप युद्ध को खत्म करने, शांति लाने को लेकर कुछ कहेंगे, दुनिया की समस्याओं को समझेंगे। लेकिन अब लोग कहने लगे हैं कि जो लोग छोटी छोटी बच्चियों की समस्याओं को न समझते हों, वो दुनिया के तेल और गैस के संकट को क्या समझेंगे। ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान को बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ ईरान है कि बार बार दुश्मन पर मिसाइल ठोके जा रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद व्हाइट हाउस से अपने पहले प्राइम टाइम संबोधन में ट्रंप ने कहा कि हमारे पास सारे पत्ते हैं, ईरान के पास एक को पत्ता नहीं है। मगर इसका जवाब नहीं दिया कि आपके इन पत्तों के कारण पूरी दुनिया किस तरीके से झुलस रही है। ट्रंप ने न तो होर्मुज जल डमरूमध्य की समस्या पर कोई बात की, न ही दुनिया की अटकी हुई तेल आपूर्ति पर कोई चर्चा किया। एक लाइन में कह दिया कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो जल डमरूमध्य स्वाभाविक रूप से खुल जाएगा, युद्ध समाप्त होने के बाद। लेकिन ये युद्ध समाप्त कब होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। जिस तरह पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी संसद में भाषण देने गए तो बाजार की स्थिति सुधरने लगी, भाषण खत्म होते ही बाजार ढहने लगा। वही हाल आज ट्रंप ने भी किया है। इनका भाषण खत्म होते ही शेयर बाजार में तेजी से गिरावट आई, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह की बातें कही उससे लगता है कि यह युद्ध कुछ और समय तक जारी रह सकता है। ट्रंप के अनुसार अगले कम से कम 2-3 हफ्तों तक अमेरिका जोरदार तरीके से ईरान पर बमबारी करेगा। और तो और समझने वाली बात यह है कि जब ट्रंप भाषण दे रहे थे उसी वक्त दोहा और तेल अवीव दोनों जगह हवाई सायरन बजने लगे। यानी बात साफ है कि ट्रंप चाहे जो भी दावा करते रहें, ईरान अभी पूरी ताकत में है तबाही मचाने की। ट्रंप ईरान को तो पाषाण युग में भेजने की बात कह रहे हैं, मगर ये नहीं बता रहे और समझ भी नहीं रहे कि इस युद्ध के कारण बाकी की दुनिया किस युग में जा रही है। सवाल ये भी है कि क्या ये पूरा माहौल विश्व युद्ध का बन रहा है? क्या विश्व युद्ध को शुरू करने के जो कारक हैं वो दुनिया में पैदा होने लगे हैं? इस सवाल के जवाब को आसान भाषा में टटोलने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। कारण से हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। ईरान के तेवर और ट्रंप का रवैया दुनिया को बहुत कुछ बता रहे हैं। ईरान ने होर्मुज के बाद बाब अल मांडेब को भी बंद करने की धमकी दी है। होर्मुज से जहां 20% तेल जाता है, वहीं बाब अल मांडेब से 12%। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या होगा आगे दुनिया का हाल। अभी सिर्फ 20% बंद है, वो भी पूरी तरह से बंद नहीं है, कुछ देशों को जा रहा है, तब भी त्राहिमाम मची पड़ी है। 12% और इसमें बंद हो गया तब क्या होगा? तब तो पक्का पूरी दुनिया में खरमंडल होना ही है, जिससे कोई भी देश बच नहीं पाएगा। चाहे वो तेल बेचने वाला हो, चाहे खरीदने वाला, सबकी लंका लगनी है पक्का। ट्रंप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि ईरान से अब बातचीत का कोई मतलब नहीं है, और ईरान में नेता पेजेस्कियन जिस तरह से ईरान में चल रहे सड़क पर प्रदर्शन में शामिल होकर ईरानी जनता का हौसला बढ़ा रहे हैं, ये सारा सीन एक लंबी चलने वाली फिल्म का हिस्सा लग रहा है। एक बड़ी फिल्म जो विश्व युद्ध की भी हो सकती है। इसकी शुरुआत भी अमूमन ऐसे ही होती है। इसके लिए बस एक आध और देशों के शामिल होने की देरी है। कुछ खाड़ी देशों के भी अब इस युद्ध में शामिल होने की बात सुनाई देने लगी है, जिससे विश्व युद्ध का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। उधर पुतिन के चेचन कमांडर ईरान की तरफ से लड़ने की बात करने लगे हैं, और आज ही ट्रंप ने जिस तरह का संबोधन दिया है वो समस्या को और बढ़ाने वाला है। ट्रंप ने आज जो बातें कही हैं वो साफ है कि युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं, और युद्ध लंबा खींचा तो न चाहते हुए भी इसमें और देशों को शामिल होना पड़ सकता है। शामिल होने का मतलब विश्व युद्ध की शुरुआत। लेकिन इस बार यदि विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ेगी तो क्या होगा, कुछ भी कहना पहले से मुनासिब नहीं है। हाँ, आइंस्टीन की एक बात सच हो सकती है। आइंस्टीन ने कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध कब होगा वो तो पता नहीं है, पर हाँ, चौथा विश्व युद्ध लाठी डंडे से लड़ा जाएगा, यानी तीसरे में ही सब निपट जाएंगे, ये तय है। उनकी ये बात
खुदा न करे कि कभी सच हो, फिर भी कभी कभी न चाहते हुए भी लोगों को कई काम बेमन के भी करने पड़ते हैं। इस समय दुनिया में 2-4 मुल्कों को छोड़कर सभी इसमें बिना मन के ही उलझे हुए हैं। बीबीसी इसी बाब अलमंडेब के बारे में लिखता है कि अमेरिका के ऊर्जा सूचना प्रशासन के मुताबिक मध्य पूर्व और एशिया के देशों से पश्चिमी देशों की तरफ 50 लाख बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इसके अलावा 8% एलएनजी भी दुनिया की इसी रास्ते से जाती है। अब आप सोच लीजिए कि ईरान ने किस तरह ट्रंप को यहाँ फारस की खाड़ी में लपेट दिया है। हूती इसी इलाके में रहते हैं, वो किसके आदमी है बताने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ही नहीं, पूरी दुनिया को पता है। बीबीसी अपनी खबर में लिखता है कि रॉयटर्स न्यूज एजेंसी से एक हूती लड़ाके ने बात करते हुए कहा कि वो तैयार बैठे हैं, ईरान से ग्रीन सिग्नल मिलते ही वो एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव का मतलब साफ है, हमला। और इजराइल के ऊपर हूतियों का हमला याद है कि नहीं? मार राकेट हूतियों ने इजराइल के पसीने छुड़ा दिए थे। इतना ही नहीं, इजराइल ने कहा भी था कि उसने यमन से आई 2 मिसाइलों को मार गिराया। अब आप तो जानते ही हैं कि हूती सब इस लाल सागर के इसी समंदरी किनारे को कंट्रोल करते हैं। गजा युद्ध के दौरान हूतियों ने मिसाइल और ड्रोन के जरिए 100 से ज्यादा हमले समुद्री जहाजों पर किया था जो माल से लदे हुए थे। और अमेरिका के साथ हूतियों के संबंध कैसे हैं उसको ऐसे समझिए कि अमेरिका ने कहा था कि हूतियों ने घुटने टेक दिए। जवाब में हूतियों की तरफ से बयान आया कि अरे अमेरिकी ही पीछे हटे थे। अब इतने के बाद बहुत कुछ साफ हो जाता है कि इस क्षेत्र को कौन नियंत्रित कर सकता है। इस क्षेत्र में हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि खतरा बढ़ने के संकेत साफ दिख रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने नाटो को कागजी शेर कह दिया। अमेरिका नाटो से बाहर निकलने की भी सोच रहा है। ये बयान तब ट्रंप का आया है जब नाटो के कई देश अमेरिका की सीधी सीधे आलोचना कर रहे हैं। उसको ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन नहीं मुहैया करा रहे। अमेरिका के बार बार कहने पर भी नाटो के किसी भी देश ने अपना मरीन जहाज भेजा नहीं। और ट्रंप इतने नाराज हो गए कि कह दिया कि जिसको तेल चाहिए वो होर्मुज से जाकर अपने से खुलवा के निकाल ले, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे। ट्रंप ये मानकर बैठे थे कि नाटो उनकी बात मान ही लेंगे चाहे जो कहेंगे, और नाटो अब तक ऐसा करते भी आए हैं। अमेरिका के खिलाफ ये बहुत कम मौके पर गए। हुआ दरअसल ये कि ट्रंप किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह नहीं बल्कि किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के मालिक यानी सेठ की तरह कभी कभी व्यवहार करते हुए दिखते हैं। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप सहित पूरा नाटो ट्रंप से खफा था, इसको उन्होंने जाहिर भी किया। ईरान के मुद्दे पर नाटो में पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ ही माहौल बना हुआ है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखती हैं कि मैं इजराइल पर रेड लाइन पार करने का आरोप लगाती हूं, मैं फिलिस्तीनी नागरिकों के नरसंहार की निंदा करती हूं और मैं घोषणा करती हूं कि इटली इजराइल के खिलाफ यूरोपियन प्रतिबंधों का समर्थन करेगा। अब आपको वहां बता दें कि यूरोपियन यूनियन इजराइल के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए है। वेस्ट बैंक में कुछ इजरायली चरमपंथी समूहों द्वारा गजा के फिलिस्तीनियों पर हमले और हिंसा के चलते यूरोप के स्पेन, इटली, बेल्जियम सहित कई अन्य देशों ने इजराइल को सैन्य साजो सामान बेचने पर रोक लगा रखी है। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी बस्तियों में यहूदी बस्तियों के बसने पर भी नाराजगी जाहिर करता है। यूनियन मानता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ नाटो है, इजराइल के खिलाफ और भी देश खुलकर बोलने लगे हैं। लेबनान पर इजराइल के हमले को लेकर कनाडा ने भी अपना विरोध खुलकर जता दिया है। कुल मिलाकर दुनिया में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। जैसे जैसे तेल के चक्कर में दुनिया और फंसती जाएगी, ये गुस्सा, ये नाराजगी बढ़ता ही जाएगा। सारे जानकार, चाहे ऊर्जा विशेषज्ञ हो या आर्थिक सलाहकार, सब ये कह रहे हैं कि ईरान संकट के चलते दुनिया की दुश्वारियां बढ़ेंगी। यदि आज भी युद्ध बंद हो जाता है तब भी पहले की तरह सप्लाई को बहाल होने में टाइम लगेगा। जिस तरह से रोज बमबारी और रॉकेट मिसाइल चल रही है, उससे होने वाले नुकसान को सही करने में वक्त लगेगा। जिन गैस और रिफाइनरी प्लांटों पर मशीनरी सहित संयंत्रों को नुकसान पहुंचा है, उसे दुरुस्त करने में इंजीनियर्स और लेबरर्स को टाइम लगेगा। प्लांट के सही हो जाते ही पूरी क्षमता से प्रोडक्शन तुरंत चालू नहीं हो जाता। नजदीक वालों को छोड़कर लगभग सभी एशियाई देशों को दूर से अपना तेल और गैस खरीदना पड़ रहा है। लागत बढ़ गई है। इसको हम चलिए आंकड़ों से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एलियांज ट्रेंड के अनुमानों के अनुसार वैश्विक व्यापार वृद्धि जो कि साल 2025 में 2% थी, अब 2026 में वो घटकर 0.6% ही रह गई है। इसी तरह वैश्विक उत्पाद में भी 2026 में केवल 2.5% रहने की उम्मीद है। इस तरह के आंकड़ों के साथ जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि गरीब देशों को तो छोड़ दीजिए, कई विकासशील देशों में भी हालत खस्ता होती जा रही है। इसे समझने के लिए किसी बहुत बड़े रॉकेट साइंस फार्मूले की जरूरत नहीं है, सीधा गणित है। एक तो तेल के दाम दोगुने हो गए हैं, दूसरे तेल को ले आने का रास्ता भी लंबा हो गया है, लागत को और बढ़ना तय है। यानी आपूर्ति में समय लगना, स्टोर करने में समस्या होना। जब महंगे दाम पर तेल आएंगे और सारी वस्तुएं इसी तेल के मत्थे ढुलकर आपके घरों तक पहुंचेंगी तो बजट भी बिगड़ेगा। इसके चलते जीवन जीना दुश्वार हो सकता है, क्योंकि
आम आदमी के पास सीमित संसाधन है, जरूरतें ज्यादा हैं। जब जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद चल रही हो तब विकास की बड़ी बड़ी बातों का कोई भविष्य नहीं रह जाता। ऐसा नहीं है कि ये महंगाई की मार सिर्फ हिंदुस्तान में ही पड़ेगी, इससे पूरी दुनिया जूझ रही है। जापान, चीन, कोरिया जैसे और भी एशियाई देशों की विकास दर प्रभावित होने के आसार हैं। मोटा मोटा आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि तेल के खेल से आपके जीवन में क्या तूफान आ रहा है या चल रहा है। इसके पीछे कुछ और कारकों को भी समझ लेते हैं जिसका असर हमारे आपके जीवन पर पड़ना है। अभी तक हिंदुस्तान सहित लगभग हर दक्षिण एशियाई देशों की रिफाइनरी सिर्फ खाड़ी देशों में मिलने वाले तेल को ही ज्यादातर साफ करती है। ऐसे में जब खाड़ी देशों के बजाय अमेरिका और अफ्रीका, रूस से तेल आएंगे तब इन तेलों को साफ करने में थोड़ी बहुत दिक्कत भी होगी। इसको ऐसे समझिए कि वेनेजुएला के पास तेल की अकूत भंडार है, फिर भी वो खाड़ी देशों की तरह विकसित नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसका तेल बहुत ही भारी माना जाता है, ज्यादा गंदा है, बहुत कचरा वाला है, जिसको साफ करना सबके बस की बात नहीं है। साफ करने में बहुत मेहनत लगती है, पैसा लगता है, खर्चा होता है। एक तो उस कच्चे तेल की दूरी के चलते एशियाई मंडी में लागत वैसे ही बढ़ जाएगी, दूसरे उसको रिफाइन करने में जो लागत आएगी वो भी ज्यादा होगी। अमेरिका आज की तारीख में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन उसके पास भी वेनेजुएला का तेल साफ करने का सवाल बहुत बड़ा है। इसी को लेकर अभी ट्रंप ने जिस रिफाइनरी को लगाने की बात अमेरिका में कही है उसके पीछे यही मोटा वाला तेल है। साथ ही हिंदुस्तान की रिलायंस को भी उसमें साझेदार बनाने की बात कही गई है। ट्रंप के खेल का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा या पड़ रहा है, ये मसला तो है ही। अपने देश पर इसका क्या असर है इसे भी समझना जरूरी है। हिंदुस्तान अपने कच्चे तेल का 90% और प्राकृतिक गैस का लगभग आधा हिस्सा आयात करता है, यानी बाहर से मंगाता है। ऐसे समय में जब खाड़ी से तेल और गैस मिलना बंद हो गया है, देश के सामने अब एक ही रास्ता है कि दूसरे देशों से तेल और गैस खरीदें। हिंदुस्तान के पास अब 3 मुख्य विकल्प हैं: अमेरिका, रूस और पश्चिमी अफ्रीका। इन सभी तेलों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो है उन्हें यहाँ तक लाना। रास्ता काफी लंबा है। देश के भीतर जो भी रिफाइनरी लगी है वो खाड़ी देशों के तेल के हिसाब से लगी है। ऐसे में इन देशों से आए तेलों से वो बात नहीं बनती जो खाड़ी देशों से मिले तेल से होती है। जिस तरह के हालात फिलहाल दुनिया में हैं और जिस तरह से बने हुए हैं उसमें विश्व युद्ध की बात क्यों कही जा रही है तो उस पर भी जरा गौर कर लीजिए। सबको पता है कि आज की तारीख में बिना एशिया के कुछ भी संभव नहीं है। अमेरिका और यूरोप के लिए सबसे बड़े बाजार इसी क्षेत्र में हैं। उसको चुनौती देने वाले भी संयोग से इसी क्षेत्र में हैं। चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया जैसी बड़ी विशाल अर्थव्यवस्थाएं यही हैं। अमेरिका को इनकी बढ़ती आर्थिक ताकत से भी डर लगता है, खासकर चीन को लेकर। याद करिए ट्रंप के टैरिफ को। भारत, चीन, बांग्लादेश जैसे देशों पर टैरिफ नहीं, इसे ट्रंप टैक्स कहिए जनाब, लगा दिया। आर्थिक दुनिया में एक बात यह भी चल रही है कि कहीं ट्रंप चीन को भी तो लपेटे में नहीं ले रहे हैं। इस बात में दम भी नजर आता है। आखिर जिस इजराइल ने अमेरिका से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन फ्यूरी चलवाया खुद भी तो चला सकता था। क्या उसको डर लगता था कि ईरान के साथ अकेले वो उलझा तो ईरान जीत जाएगा? ऐसा नहीं है। इजराइल के पास ताकत कितनी है, कितनी थी, तकनीकी कितनी है, पूरी दुनिया को पता है। साथ ही ये भी पता है कि इजराइल को मदद कौन पहुंचाता है, इजराइल किसके दम पर फुदकता है और आगे भी कौन फुदकाता रहेगा इजराइल को। फ्रंट फुट पर खुद न खेलकर नेतन्याहू ने ट्रंप को आगे कर दिया। इसे मानना एक वजह हो सकती है पर यह पूरी बात नहीं है। ईरान से सबसे ज्यादा तेल चीन को जाता है। तेल के दम पर ही ईरान चल रहा है। तमाम आर्थिक प्रतिबंधों सहित और भी कई तरह के सैंक्शंस झेलने के बावजूद ईरान के पास ताकत कहां से आ रही है अमेरिका को बखूबी मालूम है। अमेरिका को यह भी मालूम है कि ईरान चीन के युआन करेंसी में तेल बेच रहा है, अमेरिकी डॉलर को बाईपास कर रहा है। जिस तरह से आज चीन युआन में अपने तेल को खरीद रहा है उससे एक खतरा अमेरिका को नजर आने लगा है। अब आप सोचिए कि चीन जब तेल युआन में खरीद सकता है तब किसी भी देश से भुगतान भी युआन में ले सकता है। ये एक ऐसा पेंच है जो ट्रंप को बहुत बुरी तरह परेशान किए हुए है। उनको लगता है कि इसी तरह और भी देश युआन में कारोबार करने लगे तब चीन की मुद्रा एक वैकल्पिक मुद्रा बनकर डॉलर के मुकाबले खड़ी हो जाएगी। ये बात न तो आज अमेरिका की हित में है न ही आगे होगी। ट्रंप का इस तरह से बार बार ईरान के खिलाफ आक्रामक बयान देना, उसे पाषाण युग में भेजने की धमकी देना और बार बार ईरान के खार्ग द्वीप को हड़प लेने की बात करना यूं ही तो नहीं है, क्योंकि इसी खार्ग से सारा तेल चीन को जा रहा है। ये बात सबको समझ में आने लगी है। ऑस्ट्रिया के सप्लाई चेन इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार होर्मुज नाकाबंदी के कारण सालाना नुकसान 400 अरब यूरो प्रतिवर्ष है। ये नुकसान केवल सप्लाई में आ रही रुकावटों के कारण का है, बढ़ी हुई कीमतों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ट्रंप के इस फैसले से जो सबसे ज्यादा डर है
वो इस बात को लेकर है कि एक वही देश ऐसा है फिलहाल जो युद्ध लड़ने की हैसियत में है। अभी भी जिस तरह से उसने पानी की तरह डॉलर ईरान के रेगिस्तान में बहाया है, ये बात सबके दिमाग में खटक रही है। लोग ये भी समझ रहे हैं कि ट्रंप के दिमाग में अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, और जिस तरह से ट्रंप ने 19 मिनट का भाषण दिया, किसी को कोई राहत नहीं, सिर्फ और सिर्फ धमकी, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। आज भी वो जिस तरह से होर्मुज से तेल अपने दम पर लेने की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ दुनिया का टेंशन बढ़ाने वाला है। लेकिन एक बात तय है कि ट्रंप को सीधे ऋण वालों से नफरत है, ये खुलकर वो बता चुके हैं। इन सारे अनुमानों के बीच एक अनुमान खाद्यान्न संकट का भी है, जिस पर अभी बहुत बात नहीं हो रही है। उम्मीद है आगे इस पर बात होगी। यूरिया, ये भी एक पेट्रोलियम उत्पाद ही है। इसको भी पेट्रोलियम उत्पाद और अमोनिया गैस के सम्मिश्रण से ही बनाया जाता है। इसकी अहमियत हम हिंदुस्तानियों से बेहतर कौन जान सकता है, जो आजकल हर साल ही कुछ बड़े दाम पर खाद खरीद रहा है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से बताया जा रहा है कि मध्य पूर्व में चल रहा युद्ध पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। यूएनडीपी के मुताबिक करीब 18 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। इस क्षेत्र की जीडीपी 3.7% से लेकर 6% तक घट सकती है। इतना जब सब कुछ होगा तब पूरी दुनिया में मंदी आनी तय है। जब मंदी आएगी तब युद्ध की आड़ भी तेज सुनाई देगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, आंकड़े बताते हैं। चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो या फिर ईरान इराक का युद्ध, इन सब के पीछे एक वजह मंदी की भी बताई जाती है। वैसे लोकहित में युद्ध रुक जाए, यही तो सब चाहते हैं, लेकिन सबके चाहने से क्या होता है जब तक ट्रंप न चाहे। और ट्रंप क्या चाहते हैं वो आज उन्होंने बता दिया। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।